बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। एक ही खबर है और उसके दो हिस्से हैं। बड़ी खबर है, दो हिस्सों में तकसीम करके उसकी तमाम तफसील आपके सामने रखेंगे। और ख़बर क्या है? जजेस को धमकाने का मामला। एक हिस्सा तो ये है धमकियाँ, और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि जो आज समाअत हुई। अब जो धमकियों के इशू पर जो समाअत हो रही है, वो धमकियों का सिलसिला एक और शक्ल में आज के दिन भी जारी रहा। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको 6 खतूत मौसूल हुए, ज़हर आलूद थे और धमकी आमेज थे। उसमें एक धमकी का निशान भी था, फिर उसमें एंथ्रैक्स भी लिखा हुआ था, जो एक लीथल वेपन है, केमिकल वेपन। तो उसके अलावा आज फिर लाहौर से खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को उसी नौइयत के, उसी किस्म के पाउडर वाले और धमकी आमेज निशान वाले खतूत जो है मौसूल हुए। तो इस तरह उसके बाद फिर इस्लामाबाद से खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं, उनको भी उसी नौइयत के खतूत जो है वो मौसूल हुए। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो शामिल हैं, जस्टिस अतहर मिनल्लाह शामिल हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी इसमें शामिल हैं, और जस्टिस जमाल मंदोखेल, और इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन वो भी शामिल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुँच गया है, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को, और इसी तरह जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, और फिर उधर जो है लाहौर हाई कोर्ट के 5 टोटल जज साहिबान हैं, उसमें उनके चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं। तो एक ही नौइयत के ख़त जो है वो उनको मिले। लेकिन जो इसमें फ़र्क है, जिसने इस्लामाबाद चीफ हाई कोर्ट को लिखा वो एक खातून है, वो और हैं, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया वहाँ एक और फ़र्द की जानिब से लिखा गया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में वो एक और फ़र्द की जानिब से लिखा गया, लेकिन अंदर की चीज़ें जो हैं वो मुश्तरक हैं। तो अब मामला ये है कि दूसरा हिस्सा है इसी खबर का, वो है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी समाअत वो हो किस चीज़ पर रही है? वो हो इसी चीज़ पर रही है कि जज साहिबान के ऊपर जो दबाव आता है या उनको जो धमकियाँ दी जाती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसा कि ये एक हमारे सामने है मिसाल कि अब ये इस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है। तो अब इसमें इस चीज़ के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, ये जो एक धमकी आमेज चीज़ है वो तो मुश्तरक हो गई सबके अंदर। लेकिन इसी चीज़ को एड्रेस करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज बड़ी समाअत है वो हुई। पहली चीज़ उसमें ये थी कि उसको बराह रास्त नशर किया गया, ये तो एक फैक्टर हो गया उसका। अब आ जाए समाअत के अंदर। तो समाअत के अंदर जो कुछ हुआ, कम व बेश 5 घंटे की वो समाअत थी, और उसमें चीफ जस्टिस साहब जो है वो बहुत ज़्यादा मैं ज़ाती तौर पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये कि वो उनके ऊपर जो दबाव है, जो इंप्रेशन मिल रहा था, वो बज़ाहिर ऐसा फील हो रहा था कि उनके ऊपर दबाव है। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? जो उनकी गुफ्तगू थी सारी, उससे मुझे एक चीज़ समझ आई, यानी मेरी असेसमेंट ये है कि या तो वो खुद मीडिया को मॉनिटर करते हैं, यानी सोशल मीडिया हो गया या मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात हो गए, या जो भी गुफ्तगू होती है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू से ये इंप्रेशन मिल रहा था। और फिर आगे मैं चल के उसके एग्जाम्पल्स भी कोट करता हूँ। या तो वो खुद इन चीज़ों के साथ इंटैक्ट हैं, यानी उनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, जिस तरह आम लोग करते हैं शायद वो भी इसी तरह करते हों, या फिर उनको ये तमाम तर इत्तला उनके पास मौजूद होती है कि ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लॉ जो ये लीगल हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर ये चल रहा है, तो उनको ये चीज़ें पता ज़रूर होती हैं। लेकिन अमूमी एक तासुर ये होता है, कहा जाता है, हमने बड़े बड़े सुना, अभी भी लोग कहते हैं जो वकला बरादरी है या इवन जज साहिबान हैं, कि वो जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं उसमें कम जाते हैं अपने मनसब की वजह से। और इसके अलावा वो जो अखबारात हो गए और इसी तरह टीवी हो गया, इन चीज़ों के साथ वो अपना इंटरेक्शन बहुत कम रखते हैं ताकि वो चीज़ें उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो आज चीफ जस्टिस साहब का जो मैंने ऑब्जर्वेशन, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है उस समाअत के दौरान, एक तो दबाव उन पर नज़र आया। अगर उसकी एग्जाम्पल मैं पहले कोट कर दूँ, आप देखें कि उन्हीं के फैसले से आज बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात वाजे हो गई, और अटॉर्नी जनरल ने कहा, उसने कहा जी हमने तो गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप 2 नाम तजवीज़ कर दें कमीशन के लिए। आपकी जानिब से 2 नाम तजवीज़ किए गए, और उन्होंने नाम भी बताए, तसद्दुक जिलानी साहब थे और एक नासिरुल मुल्क साहब थे। तो उनमें से तसद्दुक जिलानी साहब के ऊपर इत्तफाक हुआ और वो हमने उसके ऊपर कमीशन बनाया। तो ये बात आज सामने आ गई, दोनों नाम जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ किए गए थे, और फिर उनमें से एक बना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस कमीशन को उड़ा दिया। उड़ाने से मतलब ये था कि आज खुद नोटिस लिया और फिर उसकी कार्रवाई आज शुरू कर दी। सो ये पॉइंट जो है वो वाजे हो गए, यानी इससे एक रिफ्लेक्ट होती है चीज़ कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने दबाव नहीं लिया था तो फिर उस मामले को जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था, यानी कि कमीशन, उसको नज़रअंदाज करते हुए फिर आज खुद नोटिस क्यों लिया? तो दबाव की एक इंडिकेशन तो ये है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो आज की, पहले मैं आपको एक इंप्रेशन दे रहा हूँ समाअत का, क्योंकि 5 घंटे की थी। पहला 1 घंटा कम व बेश वो ऐसे लग रहा था कि अटॉर्नी जनरल है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सारी चीज़ चलती रही, और पोडियम जो था वो
अटर्नी जनरल के पास था और वो पूरा उनको मौका मिला गुफ्तगू करने का सारा, और चीफ जस्टिस साहब जो है वो भी उनके साथ गुफ्तगू करते रहे। लेकिन जो आज की समाअत थी उसमें एक नया मोड़ जो था वो तब आया जब दीगर जज साहिबान बोले, बिलखुसूस जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब और इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल, इनकी जानिब से जो बात आई, तो यानी अगर डिबेट एक साइड पे जा रही थी, एक उसका हिस्सा डिस्कस हो रहा था, तो इन जज साहिबान के बोलने से फिर दूसरा हिस्सा भी डिस्कस हुआ, यानी दो हिस्सों में डिवाइड वहां पे यानी डिबेट जो थी वो तकसीम हो गई। और कंस्ट्रक्टिव डिबेट है ऑब्वियसली, अगर तमाम जज एक ही अंदाज में सोचेंगे तो फिर मुख्तलिफ आरा कैसे आएंगी, अगर मुख्तलिफ आरा आएंगी तो ही बेहतर नतीजा निकलेगा। तो ये जो तकसीम है अदर देन अगर जुडिशल पॉलिटिक्स हो वो एक अलहदा बहस है। अगर वो एक लॉ के ऊपर उनका यानी नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, तशरीह के ऊपर मुख्तलिफ हो, या किसी यानी अंडर कंसिडरेशन जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुख्तलिफ हो, तो वो बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ है। लेकिन तकसीम बहरहाल मौजूद थी और ये भी सूरत हाल है कि जुडिशरी के अंदर भी जो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा पॉलिटिकल लाइंस पे, या उसको जुडिशल पॉलिटिक्स अगर कह लें, तो वो तकसीम अपनी जगह मौजूद है, तवील अरसे से मौजूद है, उसको ब्रिज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फिर उसकी वो झलक नजर आती है वहां पर। तो डायरेक्ट आप आ जाते हैं समाअत के ऊपर के उसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या। बहुत लंबी समाअत थी 5 घंटे की, उसका अहाता करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उसके जो चंद पहलू हैं वो आपके सामने रख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी उनको आगाह किया था और उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई कि ये जो अदलिया की आज़ादी है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये तो कोर चीज़ है, ये अदलिया की आज़ादी पर समझौता हुआ, यानी कि उनको धमकियाँ मिली, तभी आगे से ये मामला शुरू हुआ, ख़त लिखा गया और उस पर बेंच बना, कमीशन बना, अब समाअत हो रही है वगैरह वगैरह, तो ये इसके ऊपर तो तय हुआ था। लेकिन एक चीज़ चीफ जस्टिस साहब ने यह कही कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अच्छी बात है। और इसके अलावा वकला के ऊपर भी थोड़े बरहम नजर आए चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा कि नई चीज़ शुरू हो गई, वकील ये मुतालबा कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आज खुद नोटिस लें। वो कहते हैं जो वकील आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं उनको चाहिए कि वकालत छोड़ दें। तो ये उनके ऊपर भी बरहम नजर आए, मीडिया के ऊपर भी बरहम नजर आए, सोशल मीडिया के ऊपर भी बरहम नजर आए। बल्कि वो थोड़ा ये समझाने की कोशिश भी की, बताने की कोशिश की कि कौन सी खबर चलनी है, कौन सी नहीं चलनी, कौन सी कहाँ चलनी है, कौन सी कैसे चलनी है, कैसे लगनी है। मेरा ये ख्याल है कि ये उनका डोमेन नहीं था। बहरहाल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक मनसब पे बैठे हैं, अगर उनकी ऑब्जर्वेशन है तो होनी चाहिए। लेकिन मामला इसमें नुक्ता मेरा ये है कि भाई अगर हम लोग यानी जो सहाफ़ती काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये बिल्कुल कतई तौर पे नहीं कहता कि सब दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं साथ ही ये भी नहीं कहता कि सारे गलत कर रहे हैं। उसमें अच्छे बुरे जैसे हर जगह मौजूद हैं, अदलिया में भी मौजूद हैं, तमाम इदारों में मौजूद हैं, सरकारी मुलाजमीन में मौजूद हैं, इसी तरह सहाफ़ियों में भी मौजूद हैं। गलत और सही ठीक है, वो पब्लिक फैसला करती है। लेकिन अगर किसी की कोई ग्रीवेंस होगी, यानी मीडिया के ऊपर बड़ी कदगन लगती भी रही, अभी भी हम खुल के उस तरह कोई बात नहीं कर सकता, तो पाबंदियां मौजूद हैं अपनी जगह। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब जो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर बैठे हैं इंसाफ के मकाम पर, अगर वो इस किस्म की बात करेंगे तो फिर अगर सहाफ़ी को कोई मसला दरपेश हो, उसके ऊपर कदगन लगे, उस पर पाबंदी लगे, या उसके ऊपर कोई किसी नौइयत का कोई मसला हो, तो वो इंसाफ के लिए फिर कहाँ जाएगा। यानी अगर सबसे टॉप जज जो हैं मुल्क के वो ये कह रहे हों कि यहाँ ये खराबियाँ मौजूद हैं, पिन पॉइंट कर रहे हों वो, तो फिर ये अगर इनके साथ मसला होगा तो फिर इंसाफ के लिए किधर जाएंगे। तो ये बहरहाल उनकी ऑब्जर्वेशन थी। और इसके अटॉर्नी जनरल साहब ने आज वहाँ पे खुल के ये बात की, मैंने आपको गोश गुजार कर दी, ये बात तय हो गई कि जो 2 नाम थे कमीशन के वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तजवीज़ किए गए। फिर इसके ऊपर जनाब चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि हमने तो नेक नियति के साथ 2 ऐसे बेहतरीन नाम दिए जिनके ऊपर कम से कम उंगली उठाई जा सके। फिर उन्होंने दिफा भी किया तसद्दुक़ जिलानी साहब का कि वो एक शरीफ नफ्स आदमी है और शरीफ आदमी चुप हो जाता है, उनके ऊपर जो कुछ सोशल मीडिया पे होता रहा। इसी पॉइंट पे मैंने कहा था कि शायद उनको ये यानी पूरी मालूमात हैं, डायरेक्टली हैं या इनडायरेक्टली हैं, लेकिन मालूमात उनको हैं कि उनसे मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ कहा जाता रहा। फिर उन्होंने वो 300 जो वकला का लेटर था उस पर भी बात की। उन्होंने कहा जी बगैर दस्तखत के एक खत था, उसको चला दिया गया वगैरह वगैरह, तो इस पर भी उन्होंने बात की। और इसके अलावा उन्होंने जो गुफ्तगू की वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये कहते हैं कि एक तरफ अदलिया की आज़ादी और दूसरी तरफ एग्जेक्टिव की साख खतरे में है। अब मामला ये है कि अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, तभी ये डिबेट शुरू हुई, ये एक लेटर आया और फिर उसके बाद इस पर बेंच बना, समाअत हो रही है, गुफ्तो शनीद हो रही है, सारी कॉम्प्रोमाइज़ तो हुई। लेकिन मामला जहाँ तक बात उन्होंने हुकूमत की साख की है उस पर सवालिया निशान है। भाईजान फॉर्म 45-47 वाला मामला बदस्तूर मौजूद है।
और इसके अलावा जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो साख तो क्या ही कहें उसको। फिर अब जो जज साहिबान की जानिब से ख़त आया है, ये भी ये जिसको कहते हैं ना कि आयरनी है कि जिस अरसे की ये बात हो रही है कि उनके ऊपर उस दौरान ये मामला हो रहे थे, तो उस वक्त भी इत्तफाक की बात है कि उस वक्त PDM 1 की हुकूमत थी, यानी कम व बेश यही हुकूमत उस वक्त भी मौजूद थी जो आज मौजूद है। तो साख की बात जो करना मेरे नज़दीक ये है कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला था, जो उन्होंने कहा कि उनकी साख खतरे में है, उनकी साख को नुकसान हो सकता है, यानी दाव पे लगी हुई है वगैरह वगैरह। तो ये मैं इसको इतनी वेटेज तो नहीं देता। अलबत्ता चीफ जस्टिस साहब ने एक बात बड़ी हैरान कुन कही, वो ये कहते हैं कि जजेस को यकीन होना चाहिए कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब की अपनी राय है, उनका एहतराम अपनी जगह पे है, लेकिन ख़तरा मौजूद था तभी ख़त आया, तभी कमीशन बना, तभी ये आज समाअत हो रही है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ख़तरा मौजूद नहीं है? ख़तरा अगर ना होता, आज की डेवलपमेंट्स को देख लें, आपकी समाअत से एक दिन पहले उसी अदालत के उन्हीं जजेस को जो इंसाफ के लिए आपके दरवाजे पे आए हैं, यानी ख़त की शक्ल में, उन जजेस को धमकियां में ज़हर आलूद खतूत मौसूल हुए हैं। ख़तरा कैसे मौजूद नहीं है? ख़तरा अपनी जगह मौजूद है। फिर आज वो ख़तरा, वो दस्तक आपकी खुद सुप्रीम कोर्ट पे हो गई, 5 जजेस को बशमूल जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब आपको भी मौसूल हो गया। फिर आप लाहौर हाई कोर्ट को देख लीजिए, 5 जजेस वहाँ के और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस वहाँ के लाहौर हाई कोर्ट के, उनको भी मौसूल हो गया। तो ये बात कहना कि ख़तरा नहीं है, तो अगर ख़तरा ना होता तो ये सारी चीज़ ये किस तरह हो रही होती? तो फिर क्यों हो रही है समाअत? क्यों इसके ऊपर आगे बात हो रही है फर्दर? और क्यों फुल कोर्ट का मुतालबा हुआ, फुल कोर्ट इजलास हुआ, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, और जो हमारी बार काउंसिल्स हैं या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उनसे आपकी मुलाकात हुई, ये सब जजेस से आपकी मुलाकात हुई जो एग्रीव्ड हैं, जिन्होंने ख़त लिखा, उनसे ये सारी एक्सरसाइज इसी वजह से हो रही है कि उनको कहीं ना कहीं कोई ख़तरा मौजूद है। तो लेकिन इनका जो कॉन्टेक्स्ट था ये कहने का कि जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई ख़तरा मौजूद नहीं है, तो वो कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि वो कहते हैं कि मेरे होते हुए आपको कोई ख़तरा नहीं है। मुराद उनकी ये थी। एग्जाम्पल उन्होंने दी जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाली कि देखिए उनका ये मसला था, अभी हालिया दिनों में हमने उसका फैसला किया है, तो जज साहिबान मेरे होते हुए कम अज़ कम ये यकीन रखें कि उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि सर अब आपके सामने ये सूरत हाल आ गई है। इसके बाद इस इशू के इनिशिएट होने के बाद, यानी आपके ये अज़ खुद नोटिस लेने के बाद ये खतूत जो है 16 ज़हर आलूद खतूत जो है वो मौसूल हुए। आखिर कहीं से तो वो आए होंगे ना, मार्च से तो नहीं आए, वो यहाँ से आए हैं। पता ये चलेगा कि इनकी अगर तह तक पहुँचा जाता है, ये आपके दौर में हुआ वाक़या, ये बात दुरुस्त है कि जो ख़त लिखा गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए, इज़्ज़त माब फ़ाइज़ ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन इंसाफ वो आपसे तलब कर रहे हैं। ठीक है, उमर अता बंदियाल साहब ने नहीं दिया, नहीं कर सके। जो आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो नहीं कर सके। लेकिन फिर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के भी सरबराह हैं, और इंसाफ के मनसब के आला तरीन जो मरतबा है उस पर आप बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा और वाकई ऐसा महसूस हो कि अब उनको कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि आज की समाअत में एक अहम रिमार्क्स जो था वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का था। उन्होंने ये एंड पे कहा, उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि आज मैं भी यहाँ बेखौफ होकर यहाँ से उठूँगा। कुछ इसी किस्म का उनकी जानिब से जो अल्फाज थे वो अदा किए गए। और वो अब ये फरमा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, 2 चीज़ें वो कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक इंक्वायरी और दूसरा हकायक को सामने लाना। अब वो कहते हैं कि ये करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी इसके ऊपर कोई ना कोई फ्रेमवर्क बनेगा और आगे देखेंगे कि इसके ऊपर क्या यानी बुनियादी नुकात 2 हैं कि इंक्वायरी और हकायक को सामने लाना। अब ये कौन करेगा, मॉडल क्या होगा, मॉड क्या होगा, तरीका, कमीशन बनेगा, JIT बनेगी, जुडिशल कमीशन बनेगा, इसके ऊपर फैसला बाद में होगा। लेकिन एक चीज़ थी जहाँ से इख्तिलाफ राय शुरू हुआ बेंच के अंदर, वो मैं आता हूँ उनकी जानिब। वो बात यहाँ ऐसे एक और बात जो मुझे इनकी चीफ जस्टिस साहब की यानी मुझे फील आई, महसूस हुआ, ये मेरा एहसास है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है या वो जो मुझे इंप्रेशन मिला वो हो सकता है ऐसा है। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया, उन्होंने कहा कि कोई कानून तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार कमज़ोर नहीं कर सकता। मुराद उनकी ये है कि वो सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जज साहिबान के पास अगर उनके साथ कोई ऐसा मामला हो तो उनके पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार मौजूद है। और वो ये फरमाते हैं कि अगर सिविल जज के साथ ये मामला हो तो उसका अपना इख्तियार है। इसी तरह अगर हाई कोर्ट के जज की तौहीन हुई तो उसका अपना इख्तियार है, और इस सुप्रीम कोर्ट है उनका अपना इख्तियार है। तो ये इख्तियार तो उनके पास मौजूद है, लेकिन ये क्वेश्चन अपनी जगह मौजूद है कि वो जज साहिबान जिनकी जानिब से ख़त लिखा गया, जब उनके साथ ये बर्ताव हुआ जो कुछ उन्होंने अपने ख़त में बयान किया, तो सवाल ये है कि उस वक्त उनकी जानिब से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने मुतादिद लोगों से पूछा भी, लेकिन मुझे कोई इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला।
मैं उस पर कयास कर सकता हूँ, कयास उस पर यह है, यानी खुद को जवाब देना इस सवाल का, तो वो मुझे ये समझ आता है कि वो जो ग्रेविटी थी उस यानी दबाव की या उस खतरे की या उस खदशे की जिसको वो फेस कर रहे थे शायद बहुत ज़्यादा थी, और वो समझते थे कि अगर इंडिविजुअली अगर वो कोई भी अमल करेंगे तो वो उनके लिए मजीद जो है परेशानी का बाइस बन सकता है, इस वजह से शायद उन्होंने वो ना किया हो। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि सिविल अदालत, हाई कोर्ट, इनका अपना इख्तियार मौजूद है तौहीन अदालत का और उनको कोई नहीं रोकता, इंप्रेशन ये मिला, वो चाह रहे थे कि उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की, वो खुद कार्रवाई कर लेते। तो इसके बाद आते हैं अब जो इख्तिलाफी आवाज़ अंदर से आई वो थी जस्टिस अतहर मंसूर अली शाह जो हैं उनकी जानिब से पहले बात की गई। जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में छुपाकर इस मामले से नहीं बच सकते। सो इनका क्या मतलब था? अब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास इख्तियार मौजूद है वगैरह वगैरह वगैरह, जो उनकी बात थी सारी, लिहाजा बॉल वापस उनकी कोर्ट में जाती हुई नजर आई। तो इसके बाद इनकी जानिब से कहा गया, जस्टिस मंसूर की जानिब से, कि हम शुतुरमुर्ग में मुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर इस मामले से जान नहीं छुड़ा सकते। वो ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा प्रिंसिपल एक वंस एंड फॉर ऑल सेट कर दिया जाए कि अगर किसी भी अदालत में किसी को भी ये मसला दरपेश हो तो उसका हल एक मौजूद हो या उसकी गाइडलाइन एक मौजूद हो। ये एक यानी थोड़ी हट के बात हुई उस समात के दौरान। और इसके बाद जो अतहर मिनल्लाह साहब थे उन्होंने तो खैर काफ़ी सारी बात कर दी और वो हकाइक रखे जो ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की, और वो ये है कि सियासत के अंदर जो मदाखलत होती है। उन्होंने फरमाया, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही है। और आगे उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब आप यहां खड़े होकर बयान जारी नहीं कर सकते, मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसमें मुलविस रही। खत में जज कह रहे हैं यह सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। जजेस ने जो उंगली उठाई है वो मुल्क में मदाखलत के कल्चर की है और यह सवाल सबसे अहम है। सो उनका जो पॉइंट है अतहर मिनल्लाह साहब का, वो ये फरमाते हैं एक तारीख है, इदारों की इन्वॉल्वमेंट रही, सियासत के अंदर मदाखलत रही, आर्म ट्विस्टिंग हुई और उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी मुलविस रही, ये भी तासुर मौजूद है। तो इसको वो चाहते हैं कि इसको एड्रेस किया जाए और ये एड्रेस होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की बातें और अतहर मिनल्लाह साहब की और मंसूर अली शाह साहब की बातें, इसका फ़र्क आप सामने देख रहे हैं कि वो दो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि उनका अपना इख्तियार मौजूद है तो वो उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, मुराद उसकी यही है। एक और चीज़ की चीफ साहब ने वजाहत की और वो थी, वो कहते हैं कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि बहुत शोर होगा हुआ। मैंने आपको गुजारिश की थी कि मुझे लगता है या तो वो खुद मॉनिटर करते हैं या उन तक तमाम इत्तलात होती हैं। अब जो फुल कोर्ट वाला मामला था, बिल्कुल इसके ऊपर बहस हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा मुतालबा हुआ, फिर वकला की जानिब से हुआ, फिर बॉडीज़ की जानिब से हुआ, तो वो पूरी इत्तला चीफ साहब के पास मौजूद थी। उन्होंने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत वो कर दें और उन्होंने वजाहत की। वो कहते हैं जो दस्तयाब जजेस अवेलेबल थे इस्लामाबाद के अंदर उनकी तादाद 7 थी, तो उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया, लेकिन इम्कान यही है, इंदिया ये दिया उन्होंने कि अगली जो समात होगी उसके ऊपर शायद फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट इस मामले को सुने। तो ये भी बज़ाहिर दबाव का ही नतीजा नजर आता है, बज़ाहिर कि अगर चीफ जस्टिस साहब को अपने फैसले जो है वो तब्दील करने पड़ रहे हैं, उसका कोई ना कोई मोटिव तो होगा, कोई ना कोई मुहर्रिक तो होगा उसका। और वो इसके अलावा क्या हो सकता है, जब वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं सोशल मीडिया और फिर खबरें कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, जर्नलिज्म वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको मुतासिर कर रही हैं जो उनके फैसलों से रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे। 29 अप्रैल तक समात मुलतवी की गई। ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि समात को इतना लंबा रखा गया है। शायद मुमकिन वजह यही हो सकती है कि उस वक्त तक तमाम जजेस शायद दस्तयाब हो जाएं, लेकिन ईद के बाद जो सियासी थिएटर है उसमें भी इजाफा होने जा रहा है और जो ये अदालती महाज है उसके अंदर भी इजाफा होने जा रहा है। बस अल्लाह पाक खैर ही करे। अभी पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने भी खत लिख दिया है, वो भी एक किस्म का शिकायत है जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब से कि आप 4 असामियाँ खाली थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की, आपने एक तैनाती की और वो भी अपने सूबे यानी कि बलूचिस्तान से नईम अफगान साहब को आपने जज लगा दिया। मैं सीनियरिटी पे दूसरे नंबर पर आता था, मुझे कंसिडर क्यों नहीं किया गया? मेरा एतराज़ ये नहीं है, जज साहब से फरमा रहे हैं ये पेशावर हाई कोर्ट वाले, कि आपने उनको क्यों लगाया। मेरा ये है गुजारिश कि आपने मुझे कंसीडर क्यों नहीं किया। तो ये एक और शिकायत जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब के पास पहुंच गई। आज ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कंसर्न है, किसी का कोई मसला है तो मेरे पास आएँ। तो बहरहाल देखते हैं अब उनके पास होगा या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।